हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, फिट और फाइन होंगे। आपके चेतन भैया एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। डेमोक्रेसी, देखिए सी, आप लोग ये फाउंडेशन समझिए। इसमें से आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में हेल्प हो सकती है, बट प्रीलिम्स में नहीं हो सकती। मतलब लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनडीए में, आपको डेमोक्रेसी को समझने में मदद हो सकती है। इसके एग्जांपल, इसके केस स्टडीज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा कि एकेडमिकली भी आप जब आंसर्स लिख रहे हो, एग्जाम्स में आंसर्स भी लिख रहे हो, तो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। बस आप लोगों का काम यह है कि आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वो आपका ही फायदा रहेगा, आपको ही हेल्प करेगा। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। हमने बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला हमारा हिस्सा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, और सेकंड जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे वाई डेमोक्रेसी। यहां पे ये हटा दीजिए, वाई डेमोक्रेसी। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट इज ब्रॉड व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जब हम वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो वाई डेमोक्रेसी में हम लोग को एडवांटेजेस पढ़ने पड़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को भी जानेंगे कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। अगर हम लोग डेमोक्रेसी इस शब्द को देखें तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? यस, इलेक्शन। लेकिन क्या इलेक्शन ही डेमोक्रेसी है? क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? अगर डेमोक्रेसी की बात करूं तो ये इलेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये जो लीडर्स है वो कौन होता है, जो इलेक्टर्स है, वोटर्स है, वो कौन होते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। और इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि ये डेमोक्रेसी एग्जैक्टली है क्या। और इसीलिए आपके बुक के अंदर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब जैसे ही आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी is form of government in which rulers are elected by people, तो क्या हर डेमोक्रेसी या फिर हर इलेक्शन या हर कंट्री जहां पर भी इलेक्शंस हो रहा है क्या वो डेमोक्रेसी में आती है? देखिए, यहां पर वही एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस सिंपल definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. तो क्या ये बात कहना सही है कि जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेसी है? इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को नोट डाउन कीजिए, इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन सवाल वही, हु इज द रूलर्स, हु इज इलेक्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन, कौन से टाइप के इलेक्शंस, और उसी से जूझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी के फीचर्स, डेमोक्रेसी होने के लिए, कोई कंट्री डेमोक्रेसी बनानी है, किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है, तो उसके फीचर्स क्या है, वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए।
ठीक है, तो वो देखेंगे। और पहला जो फीचर है उसको पढ़ने के लिए हम लोग जाएंगे, एक एग्जाम्पल को समझते हैं। हम लोग पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान अक्टूबर 1999, अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक जनरल थे, मिलिट्री के जनरल थे, जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जो है वो क्या करता है, मिलिट्री कूप करता है। मिलिट्री कूप मतलब सिंपल, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको क्या कर देता है, अटैक कर देते हैं बेसिकली, और उसको रिमूव करते हैं, रिमूव द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और खुद बैठ जाते हैं और खुद को घोषित कर देते हैं क्या, गवर्नर एग्जीक्यूटिव। गवर्नर एग्जीक्यूटिव घोषित कर देता है। और 2002 तक हम देखेंगे कि वो खुद को क्या घोषित करता है, प्रेसिडेंट। वो खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है और पास करते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। वो पास करता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, जिसके अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट हैव द पावर टू रिमूव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑल्सो। तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर आ जाती है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको भी वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये पावर उसके साथ आती है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उनके पास ये पावर आ गई। ठीक है, अब इस लॉ के पास होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं इलेक्शंस। इलेक्शंस वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड provincial assemblies. So Pakistan has had elections. Elected representative have some powers, but final power rested with military officers and General Musharraf himself. तो हम लोग देखेंगे कि सिविल कैबिनेट जो बैठती है, जो इलेक्ट होके गवर्नमेंट आती है, उसके ऊपर जनरल क्या करता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठा देता है और उसके अंदर मैक्सिमम जो है मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। और मिलिट्री ऑफिसर्स ऑब्वियसली बात किसकी सुनेंगे, जनरल की सुनेंगे। मीडिया क्रिटिसाइज करती है कि पावर जो है वो किसके पास है, एक ऐसे पर्सन के पास है हु वाज नॉट चूजन बाय पीपल। और इसीलिए अगर किसी कंट्री को हमारे को डेमोक्रेसी बताना है कि वो डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेसी क्या है, उसका पहला फीचर हमारा यही है कि डिसीजन मेकर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिसीजन मेकर है वो कौन इलेक्ट, किसने इलेक्ट करना चाहिए, पीपल ने इलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम में बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, यही पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, आप इस पूरे चार्ट को वो करो। ठीक है, देखो फ्लो चार्ट बना लो। पाकिस्तान अक्टूबर 1999, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके बाद मुशर्रफ क्या करता है, मिलिट्री कूप करता है, फिर गवर्नर एग्जीक्यूटिव घोषित करता है। ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 पास करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी। ठीक है, जब वो ये ऑर्डर पास कर देता है उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जो भी सरकार आती है उसको देखने के लिए, उसको उसके ऊपर चेक्स रखने के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठा देता है, जिसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स को बिठाता है जो कि उसी के आदमी होते हैं। मीडिया क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि हमारे को कभी भी किसी एक के पास, ऐसे पर्सन के पास पावर नहीं देनी चाहिए जो कि पीपल ने इलेक्ट ना किया हो। तो इसीलिए हमारा पहला फीचर आता है, दैट इज डिसीजन मेकर शुड बी इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। उसका एक्सप्लेनेशन यह है कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। अब आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और केस स्टडीज देख लेते हैं और फीचर्स को समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग चाइना की केस स्टडी देखते हैं। चाइना में कैसा है, चाइना में इलेक्शंस आर कंडक्टेड, लीडर्स आर इलेक्टेड, बट दे कैन कंटेस्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनको कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है या मुझे इलेक्शन करवाने हैं।
जब कम्युनिस्ट पार्टी इन्हें अप्रूवल देगी उसके बाद ही इलेक्शन में जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और कंट्री का एग्जांपल जिसका नाम है मैक्सिको। अगर हम लोग 1930 टू 2000 तक चले जाए तो वहां पे पीआरआई नाम की एक पार्टी थी जो यूज कर रही थी डर्टी ट्रिक्स। कैसे डर्टी ट्रिक्स? तो वो प्रेशराइज कर रही थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि उन्हीं को वोट दो। वो प्रेशराइज कर रही थी टीचर को कि कन्विंस करो पेरेंट्स को पीटीएम में कि वो लोग पीआरआई को ही वोट दें। आखिरी समय में पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पीआरआई अपनी जगह बनाए हुई थी। ठीक है, ये मैक्सिको में चल रहा था। और इन दो एग्जांपल से हम लोग सेकंड फीचर को डिफाइन करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल बाय फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन शुड बी एग्जिस्ट। ठीक है, सो जब भी कभी इलेक्शंस हो तो वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। वहां पे कंपटीशन होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि मैं ही खड़ा हूं और मैं ही जीत रहा हूं, मैं ही इलेक्शंस करा रहा हूं और मैं ही जीत रहा हूं बार बार। ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शंस। और इसी का एक्सप्लेनेशन, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी एंड दोज हु आर इन पावर शुड हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, सो सबको मौका मिलना चाहिए। सब खड़े हैं इलेक्शंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पार्टी खड़ी है, ठीक है, और एक बोल रहा है कि भाई मैं ही डोमिनेंट हूं। ठीक है, तो ये सही नहीं है, राइट? अगर एक ही डोमिनेंट में रहेगा हमेशा तो वो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? तो फिर इस चीज को ना हो, इसका ध्यान रखना। और यही फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये है तो वो डेमोक्रेसी है कि फेयर चांस मिल रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं और पावर भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रही है। ठीक है, और चांस मिल रहा है दूसरे पार्टी को भी अपना अपने आप को प्रूव करने का, राइट? और ये सेकंड फीचर है। आगे चलते हैं, कुछ और केस स्टडीज देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। तो 2015 तक तो सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट ही नहीं था वोट करने का। ठीक है, नो राइट्स फॉर वुमेन। उसके बाद हम लोग जाते हैं इस्तोनिया में। इस्तोनिया हैड मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। तो जो रशियन माइनॉरिटीज है उन्हें डिफिकल्टी होती थी यहां पर वोट करने के लिए, राइट? तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल है फिजी का। इंडिजिनियस फिजियंस वेर गिवन प्रेफरेंस, नो राइट्स फॉर इंडियन फिजियंस। तो इंडियन फिजियंस को क्या कर दिया जाता था? उनकी प्रेफरेंस कम रखती थी, उनकी वोट की वैल्यू कम रहती थी। और जो इंडिजिनियस फिजियंस है, जो वहां के फिजियंस है, जो वहां के निवासी है, उन लोगों को उनके जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा होती थी। ये फिजी में है। और इन तीनों एग्जाम्पल से, सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया और फिजी के एग्जाम्पल से, हम लोग ये समझते हैं कि फीचर, जो तीसरा फीचर है, ईच वोटर शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। ठीक है, सो आप लोगों को होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। ये आपके बुक में दे रखा है, ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स है ना बुक के अंदर दे रखे हैं। देखिए पूरे आप जाके देख सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी काम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं मैं जिससे कि आपका रिवीजन फास्ट हो जाए। आगे हम लोग और भी वीडियोस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अब एक और केस स्टडी देखते हैं जिम्बाब्वे का। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा वो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि पहले एग्जाम्पल किस चीज का देखा? पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, उसमें जनरल होते हैं, एक जनरल होता है परवेज मुशर्रफ, राइट? और परवेज मुशर्रफ क्या करता है, वो कूप कर देता है, मिलिट्री कूप। अब मिलिट्री कूप करने के बाद वो क्या करता है, अपनी पावर बढ़ा लेता है बेसिकली। इतनी पावर बढ़ाने के बाद वो इलेक्शन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसे प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो क्या पास करता है? यस। और लीगल फ्रेमवर्क 2002 जब वो पास करता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसको भी गिरा सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है, राइट? ये सारी चीजें हो जाती है। अब इससे हमारे को सीखने को क्या मिलता है कि पावर किसके पास लाई करनी चाहिए? यस, उस पर्सन के पास लाई करनी चाहिए जिसे
इलेक्ट किया है, इलेक्टेड बाय द पीपल, ये हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, एग्जाम्पल्स कौन से देखे, यस बराबर, मैं इसको मिटा देता हूं 1 मिनट और पेन चेंज कर लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हमने किस किस का देखा, एक देखा चाइना का और एक देखा मैक्सिको का। उन दोनों एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिला कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, किसी के दबाव में नहीं होने चाहिए, किसी को मतलब जबरदस्ती करके नहीं होने चाहिए इलेक्शंस, राइट। मैक्सिको ने तो क्या बोलते हैं कुछ ज्यादा ही हद पार कर दिया, पेरेंट टीचर मीटिंग तक पहुंच गए थे वो लोग मैक्सिको में, राइट। सो तीसरा हमने क्या देखा, सऊदी अरेबिया वाला, इस्टोनिया वाला और लास्ट में फिजी वाला, राइट। इसके अंदर कुछ वोटर्स को तो राइट ही नहीं था, राइट। तो हमने देखा कि वन वोटर वन वोट एंड वन वैल्यू। तो हमने ये 3 फीचर्स देख लिए। अब ये जो फीचर्स थे ये बिफोर इलेक्शंस थे, लेकिन आफ्टर इलेक्शन क्या, अगर इलेक्शन जीत जाए, कोई लीडर जो है वो आ जाता है, राइट, पार्टी उसकी जीत जाती है, वो लीडर बन जाता है, तो उसके बाद का क्या, उसके बाद का भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का। JNUPF नाम की एक पार्टी थी जिम्बाब्वे में, ठीक है, और उनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे जो है उन्होंने इलेक्शन को जीता, उनकी पार्टी ने इलेक्शन को जीता, वो लीडर बने और उन्होंने हरास करना स्टार्ट कर दिया अपोजिशन पार्टी को, अपोजिशन को हरास करना स्टार्ट किया, मीडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जुडिशरी सिस्टम को कंट्रोल में ले लिया और अपना ही रूल चलाने लगे। तो ये सब से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर इलेक्शन में जीतने के बावजूद हमें किसका देना, क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ पर्सन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ पार्टी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और यही फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ फीचर क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो अभी तक हमने 4 फीचर्स देख लिए। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी हमने। पहला हमने देखा कि क्या होना चाहिए, पर्सन शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सेकेंड वाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा, यस ग्रेट गुड, वन वोटर वन वोट एंड वन वैल्यू। और चौथा अभी हमने देखा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए आफ्टर इलेक्शन। ये नहीं कि कोई पर्सन पावर में आ जाता है या गवर्नमेंट पावर में आती है या फिर कोई पार्टी पावर में आ जाती है तो उसका चल रहा है, रूल ऑफ लॉ हमेशा ऊपर होना चाहिए। यही चौथा फीचर है डेमोक्रेसी का, ठीक है। समराइज करते हैं और देखिए, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। ये पहला फीचर, इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। The choice of opportunity is available to all people on an equal basis. The exercise of this choice leads to government limited by basic rule of constitution and citizens right. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। और अब मैं स्टार्ट करता हूं व्हाई इज डेमोक्रेसी। उसमें हम लोग पहले डिसएडवांटेजेस देख लेंगे सारे। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, जैसी डेमोक्रेसी क्यों चाहिए ये आ जाता है, व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाई डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन उठते ही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों आ जाते हैं। तो पहले हम लोग डिसएडवांटेजेस पे देख लेते हैं, बुरी चीज पहले देख लेते हैं फिर अच्छी चीज देख लेंगे, है कि नहीं। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो पहला ये है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि लीडर्स, हमारे कंट्री की बात कर लेता हूं तो 5 साल के लिए आता है और 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, लीडर्स बदल जाते हैं, तो उनके कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज होती है, लॉज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं। और इससे पहले कि वो पूरे हो, वो सरकार चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ये पहला ड्रॉबैक है, पहला डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेमोक्रेसी is all about political competition and power play. There is no scope for morality. ऑब्वियस सी बात है, जब भी दो पार्टीज आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है
तो वो लोग क्या करेगी, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करेगी, गिराने की कोशिश करेगी, और इसके अंदर मोरालिटी हार्म हो जाती है, मोरालिटी गिर जाती है, डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन डर्टी ट्रिक्स के कारण मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी की स्कोप जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है, सेकंड डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग बात करें थर्ड डिसएडवांटेज की, तो थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि एक के पास पावर ना होने के कारण, पावर हमें डिस्कशन कोई भी टॉपिक पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल को। ठीक है, आप लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल एसबीआई को ही ले लो। अगर आप लोग एसबीआई किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर आप एक लंबी लाइन में खड़े रहते हो, एक जगह से एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर भेजा जाता है, ये होता है चेक्स, डिले होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर डिले होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, बेसिकली कंसल्ट करते रहते हैं, इसलिए टाइम लगता है, और ये उसका थर्ड डिसएडवांटेजेस है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लेट्स टू बैड डिसीजन। तो क्या है फोर्थ पॉइंट, इट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई इलेक्ट होके आया है, लेकिन उसको लोगों के बारे में पता ही नहीं है, उधर के लोग कैसे रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वही सारी चीजें पता नहीं है, तो इससे क्या होता है, बैड डिसीजन होता है। उस जगह को जो चाहिए उसके उल्टे ही सारी चीजें होने लग जाती है वहां पर। ठीक है, और किसी और का ही फायदा होने लग जाता है, तो ये सारी चीजें होती है। ये पॉइंट भी है जो कि फोर्थ पॉइंट था। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली यहां पर करप्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। करप्शन होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने इतने लोगों के पास हमारे को जाना पड़ता है, कंसल्ट लेने के लिए जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं करप्शन होता है, और इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रल कंपटीशन जो है वो हैम्पर करती है, कहीं ना कहीं वो डगमगा जाती है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज में, वो क्या है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि ऑर्डिनरी जो पर्सन है उसको पता ही नहीं होता अच्छा बुरा क्या है, क्या चल रहा है। जो अनअवेयर रहते हैं, जिनको पता नहीं है वोटिंग सिस्टम के बारे में, जो पैसों के लिए कुछ कर वोट दे रहे हैं, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, इनको डिसएडवांटेज हो जाता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऐसा होता है कि उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग डिसाइड करने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में डिसाइड कर जाते हैं और किसी और को वोट कर जाते हैं। ये सारे जो भी आज हमने देखे वो सारे डिसएडवांटेजेस है। इसमें 6 डिसएडवांटेजेस थे। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस कि डेमोक्रेसी होने के फायदे क्या है। फायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो गिनते हैं। इसमें से पहला फायदा, दैट इज अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, तो बेसिकली मैं डायरेक्टली आता हूं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल है, किसे, टू द पीपल, क्योंकि उन्होंने उन्हें इलेक्ट किया हुआ है, तो इनको ऑब्वियस सी बात है किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, यस, पीपल को। सवाल पूछ सकते हैं, जनता सवाल पूछ सकती है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया, या हमने टैक्स पे किया है, आपने उस टैक्स का पैसों का क्या किया। ये सवाल पूछने का काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। वही अगर मुनार्क होता तो हम लोग नहीं कर पाते, एक किंग होता या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ होता तो हम लोग सवाल नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम सवाल कर सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट जो एडवांटेज है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे की बात करते हैं, 10 डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर डिले हो भी रहा है, लेकिन इतने चेक्स के बाद जो एरर आने की चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भले ही इतना लेट हो रहा हो, भले ही इतने सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ रहा हो, लेकिन क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, और यही हमारे को डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है।
डेमोक्रेसी का थर्ड पॉइंट जो एडवांटेज देता है वो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट winner, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. अगर सपोज कोई एक रिलीजन का इलेक्ट होके आ रहा है तो सेकंड वाले की बात अगर उस मान नहीं रहा है वो, तो सेकंड वाला इलेक्ट होकर आ सकता है और उसको चांस मिलेगा अपनी बात रखने को। तो डेमोक्रेसी ये पावर प्रोवाइड करती है। कोई भी इस डेमोक्रेसी में परमानेंट नहीं है और परमानेंट ना लूजर है ना विनर है। अगर वो इस बार इलेक्शन में जीता है तो नेक्स्ट टाइम शायद फॉल हो सकता है, और नेक्स्ट टाइम अगर फॉल हुआ है तो शायद नेक्स्ट टाइम जीत सकता है। राइट, तो ये एडवांटेज होता है। फोर्थ एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है? पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज रिच एंड द एजुकेटेड। People are not subjects of a ruler, they are the rulers themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. तो बेसिकली डेमोक्रेसी इन्हांस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की। इमेजिन कीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो और पुअर और रिच का भेदभाव होता है, लेकिन आप जब वोटिंग लाइन में जाते हो तो आपको एक ही लाइन में सबको खड़ा होना पड़ता है। तो बेसिकली वो डिग्निटी प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी आप सभी लोगों को। ठीक है, अब फाइनली और जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि सपोज मैंने एक इलेक्शन करके, इलेक्शन में वोट देकर मैंने किसी पार्टी को या किसी मेंबर को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, लेकिन वो मेरा काम कर ही नहीं रहा है या वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, रोड अभी भी वैसे की वैसे ही है, पानी नहीं आ रहा है, बिल बढ़ते जा रहा है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और ये सारी चीजें चलती जा रही है। मेरा जो डिसीजन था, जो मैंने डिसीजन लिया वो गलत निकला, तो मैं अपनी मिस्टेक को सुधार सकता हूं। नेक्स्ट इलेक्शन में मैं इसको वोट दूंगा ही नहीं, किसी न्यू रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करूंगा और वो मेरे जो भी नीड्स है वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मैं फिर से एक नया इलेक्टर या नया वोटर जो है, ओ सॉरी, नया जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको लेकर आ सकता हूं। राइट, तो ये जो है डेमोक्रेसी वो प्रोवाइड करती है एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपने आप को, अपने जो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करने की। इसीलिए फिफ्थ पॉइंट ये लिखा है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। और यही नहीं, मुझे 5 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो हम लोग बीच में ही सरकार को गिराने की कोशिश कर सकते हैं या गिर सकती है। ठीक है, उसके जो भी चीजें वो हम लोग अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग देख लेते हैं। ब्रॉड मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? तो बेसिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे पास जो डेमोक्रेसी है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नीडेड है? दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न, अगर हम लोग ध्यान से देखें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इमेजिन कीजिए पूरा देश एक साथ एक टॉपिक पे बात कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है डिसीजन पे आना, फाइनल डिसीजन पर आना, लेना? नहीं। राइट, फाइनल रिजल्ट ही, फाइनल आउटकम ही नहीं आएगा। सबके अलग अलग व्यूज रहेंगे इतने सारे लोग होने के कारण, और वो साथ में बैठ भी नहीं पाएंगे। और चलो अगर ये पॉसिबल भी हो जाए तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। और अगर हो भी जाए तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम उनको बाउंड करके रखेगा, उनको डिजायर जो होता है वो बाउंड करके रखेंगे, स्किल्स लैक कर जाएंगे, तो ये सब के कारण वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रॉड मीनिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने ये चैप्टर कवर कराया है। होपफुली आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो। अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप प्लीज जाइए, नोट्स बनाइए,
खुद से लिखोगे तो आपको आंसर्स में हेल्पफुल होगा, आप लोग आंसर बेटर वे में लिख पाओगे। खुद के नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बेटर होते हैं, ठीक है। मेरे नोट्स तो है ही, अभी यूट्यूब पे डाले ही हुए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन जो भी है आप लोग जाइए खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको हेल्प होंगे, आपके एकेडमिक्स में भी होंगे, यूपीएससी में भी होंगे, और इंटरव्यूज जो भी एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वहां पर भी इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, उनको भी पता चलने दीजिए कि आप लोग किस बेटर वे में, कितने बेटर वे में पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाइए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने पूरे चैप्टर को कितना शॉर्ट में कर दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर दिया है। होप आपको अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। प्लस आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे से फ्रीली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज और प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के लिए कीजिए, और जितना ज्यादा करोगे उतना वो लोग खुश होंगे, ठीक है। तो प्लीज अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कीजिए, राइट। आज के लिए हम लोग रुकते हैं। इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका सभी का दिन मंगलमय हो, और आप पढ़ाई करते रहो और मोटिवेटेड रहो और सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत।